नमस्कार दोस्तों, तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट शामली के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सन्नी यादव। तो देखिए बच्चों, हमारा भारतीय संविधान चला हुआ था। इससे पहले हमने भारतीय संविधान की जो एक क्लास थी वो हमने पूरी कर ली। उस क्लास में हमने भारतीय संविधान के निर्माण के संबंध में बात की थी कि जो भारतीय संविधान है उसका निर्माण आखिर कैसे हुआ, क्या प्रोसीजर था, क्या प्रक्रिया थी। तो अभी जो हमारा चैप्टर चला हुआ है, अभी फिलहाल हम संविधान के निर्माण के चरण में ही हैं। अभी कंप्लीट चैप्टर नहीं हुआ संविधान का निर्माण का, तो उसमें हमने कई सारी बातें कर ली थी। कुछ बची हुई बातें हैं वो आज करेंगे हम। तो देखिए, हमने जो लास्ट क्लास में हमने बात की थी, लास्ट क्लास में हमने ये बात की थी कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया। तो हमने कहा था कि संविधान सभा ने निर्माण किया, और इसी के साथ हमने ये कहा था कि संविधान के निर्माण में कितना टाइम लगा। तो हमने कहा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। और इसी के साथ हमने ये कहा था कि जो संविधान सभा थी, संविधान सभा का निर्माण किसके कहने पे हुआ? कैबिनेट मिशन के कहने पे हुआ। और जो कैबिनेट मिशन का गठन किया था वो किसने किया था? तो वो किया था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने। ठीक है, अगर आप ये क्लास देख रहे हो तो ये संविधान के निर्माण के संबंध में दूसरी क्लास है, तो आपको इससे पहली जो क्लास है वो भी देखनी पड़ेगी, जब ही चीज़ें जो है आपकी वो सही तरीके से क्लियर हो पाएगी, आपकी सही तरीके से जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो पाएगी। तो ये हमारा टोटल हो गया था। हमने ये बात कर ली थी कि जो भारतीय संविधान है कि जो संविधान सभा है, संविधान सभा में टोटल सदस्य कितने थे। तो हमने कहा था कि संविधान सभा में जो टोटल सदस्य थे वो थे 389 थे। अब हम इन सदस्यों के बारे में देखेंगे कि सदस्य कैसे आए, कहाँ से आए, क्या प्रक्रिया थी, क्या चीज़ें अपनाई गई थी। तो हमने कहा था कि जो हमारी संविधान सभा थी, संविधान सभा, हमने ये बात कही थी कि संविधान सभा में कुल सदस्य, संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे भाई? 389 थे। संविधान सभा में टोटल मेंबर थे 389, 389 मेंबर थे संविधान सभा में। तो हमने ये भी बता दिया था कि जो ये 389 व्यक्ति हैं, इनकी 3 कैटेगरी थी। ब्रिटिश भारत से कितने थे? 292। देसी रियासत से कितने थे? 93। और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से कितने थे? 4 थे। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से कितने थे? 4 थे। हमने ये कहा था कि जो आपके चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे वो भी ब्रिटिश भारत के अंतर्गत ही आते थे, ब्रिटिश भारत के अंतर्गत ही आते थे। तो अब हम ये देखेंगे ये सदस्य आए कैसे। अगर हम बात करें संविधान सभा की, अगर हम बात करें तो बच्चों याद रखना कि जो संविधान सभा थी, जो संविधान सभा थी, तो संविधान सभा में 296 सदस्यों का निर्वाचन हुआ था। तो 296 सदस्यों का क्या हुआ था बच्चों? निर्वाचन हुआ था, इनका चुनाव हुआ था। 296 मेंबर का संविधान सभा में बच्चों क्या हुआ था? निर्वाचन हुआ था, चुनाव हुआ था। इसी के साथ अगर बात करें 389 में से 296 का तो क्या हुआ? निर्वाचन हुआ। और बच्चों ये निर्वाचन कैसा था? अप्रत्यक्ष था, इनडायरेक्ट था। इसमें सीधे जनता ने भाग नहीं लिया था। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि थे, उन प्रतिनिधियों के द्वारा संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्हें चुना गया। तो 389 सदस्यों में से कितने सदस्यों का निर्वाचन हुआ? 296 सदस्यों का निर्वाचन हुआ। इसी के साथ अगर हम बात करें जो हमारे 93 सदस्य थे, जो हमारे 93 सदस्य थे, जो 93 मेंबर थे, अगर हम 93 सदस्यों की बात करें, जो हमारे 93 सदस्य थे, इनका निर्वाचन नहीं हुआ था, इनका निर्वाचन नहीं हुआ था। ये भेजे गए थे सहमति के आधार पे देसी रियासतों के द्वारा, यानी कि 93 मेंबर जो थे देसी रियासत से आने थे। तो जब देसी रियासत से आने थे तो इन्हें भेजने का जो अधिकार था वो राजाओं रजवाड़ों के पास था। कि मान लीजिए आपका हैदराबाद है, ये जम्मू कश्मीर है, ये जूनागढ़ है, ये भोपाल है, मान लीजिए भोपाल रियासत है आपकी, तो भोपाल रियासत से संविधान सभा में 2 मेंबर भेजे जाने हैं। तो वो 2 मेंबर जो वहाँ का शासक होगा, वो शासक तय करेगा कि वो 2 मेंबर हमारी तरफ से कौन जाएगी, उसकी इच्छा पे है, उसकी मर्जी है, वो किसे भेजेगा। तो याद रखना 93 जो सदस्य आए थे वो आपसी सहमति के आधार पर आए थे। और 296 सदस्यों का क्या हुआ था? निर्वाचन हुआ था बच्चों। और निर्वाचन कैसा था? अप्रत्यक्ष था, इनडायरेक्ट था, इनडायरेक्ट था, ये बात याद रखना। तो अगर हम आगे बात करें तो ये 296 जो सदस्य थे इनका निर्वाचन हुआ था।
तो जब इनका निर्वाचन हुआ तो इस 296 में आरक्षण सिस्टम लागू करा गया था। कुछ समुदायों को रिजर्वेशन दिया गया, कुछ समुदायों को रिजर्वेशन दिया गया। अब वो कितना कितना रिजर्वेशन दिया गया तो हम देखते हैं। अगर हम बात करें रिजर्वेशन की, जो आरक्षण दिया गया, यानी जो कुछ 296 में से कुछ सीटें ऐसी थी जो कुछ वर्गों के लिए आरक्षित की गई। तो अगर हम बात करें सामान्य, जो सामान्य सीटें थी, सामान्य सीटें जो थी उनकी जो संख्या थी वो थी बच्चों 213। सामान्य सीट कितनी थी? 213। इसी प्रकार अगर हम मुस्लिम की बात करें, जो मुस्लिम समुदाय था, तो मुस्लिम के लिए जो सीटें आरक्षित हुई थी वो थी हमारी 79 थी, 79 थी। इसी प्रकार अगर हम सिखों की बात करें, इसी प्रकार यदि हम सिखों की बात करें तो सिखों के लिए जो सीटें आरक्षित हुई थी वो कितनी हुई थी बच्चों? 4 सीटें आरक्षित हुई थी। तो जब आप टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 296 हो जाएगा आपका। 9 और 4 कितने हो गए आपके? 13 और 3 कितने हो गए आपके? 16, 6 हो गया, 7 और 1 8 और 1 9, और ये कितना हो गया आपका? 2। तो आपका कितना होगा? 296 होगा। आपसे ये पूछेगा कि संविधान सभा की कितनी सीटों पर निर्वाचन हुआ? तो 296 सीटों पर निर्वाचन हुआ। संविधान सभा की कितनी सीटों पर निर्वाचन नहीं हुआ था? तो 93 सीटों पर निर्वाचन नहीं हुआ था। ये देशी राजाओं द्वारा आपसी सहमति के आधार पे भेजे गए थे 93 सदस्य। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो 296 सदस्य थे उनमें से कितनी सीटें सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित थी? तो वो कितनी थी? 213 थी। मुस्लिम लीग, जो मुस्लिम थे, मुस्लिमों के लिए कितनी सीटें थी? 79 सीटें थी। और सिखों के लिए कितने सीटें आरक्षित की गई थी? तो सिखों के लिए सीटें जो आरक्षित की गई थी वो की गई थी 4 सीटें आरक्षित की गई। इसी के साथ अगर हम बच्चों बात करें तो हमें पता लग गया कि 296 सीटों, जो 296 सीटें थी उन पे निर्वाचन हुआ। तो ये जो निर्वाचन हुआ था संविधान सभा के सदस्यों का, ये हुआ था बच्चों जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में इनका निर्वाचन हुआ था। तो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपका लिख रहा हूँ कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जुलाई 1946 में हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जुलाई 1946 में हुआ था। तो ये बात याद रखना कि संविधान सभा के जो मेंबर चुने गए थे उनका जो चुनाव हुआ था वो 1946 में हुआ था, और आपका जो महीना था वो था जुलाई का। अब हमने ये बात क्लियर कर ली कि 296 सीटों पर चुनाव हुआ, और जो आरक्षित सीटें थी वो कितनी थी? सामान्य वर्ग के लिए 213 थी, मुस्लिमों के लिए 79 थी, और सिखों के लिए कितनी थी? आपकी 4 सीटें थी। और इसी के साथ बच्चों मैंने कहा था कि जो आपको चीज़ें हैं वो चीज़ें समझनी है आपको। अगर आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं खुद। अगर आप नोट्स बनाने में सक्षम नहीं है तो मैंने आपको कहा था कि आपको टेलीग्राम चैनल बताया जाएगा। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, आपको वहाँ पे क्लास वाइज क्रमवार तरीके से आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो आप उन नोट्स की जो PDF है वो डाउनलोड कर लीजिए, आप उनसे पढ़ लीजिए, ये PDF निकलवा लीजिए। तो मैंने आपसे ये कहा था कि जो आपका टेलीग्राम चैनल होगा उसका नाम है तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट शामली। तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट शामली के नाम से टेलीग्राम चैनल है। आप उसमें जाके आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ पे आपको GS से क्रमवार तरीके से जो है आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों। तो अगर हम बात करें कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन कब हुआ? जुलाई 1946 में हुआ। ये सीटें आरक्षित हुई थी। अब जब चुनाव हुआ तो चुनाव के बाद जो रिजल्ट आया, जो परिणाम आया चुनाव के बाद, अगर हम परिणाम को देखें तो उस समय 2 प्रसिद्ध पार्टी थी, 2 फेमस पार्टी थी, जिसमें एक थी आपकी कांग्रेस, जिसे हम, इसका पूरा नाम है INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और इसी के साथ अगर हम दूसरी पार्टी की बात करें तो जो दूसरी प्रसिद्ध पार्टी थी वो थी मुस्लिम लीग। इसी के साथ अगर हम बात करें और भी कई सारी छोटी छोटी पार्टियां थी, लेकिन ये 2 प्रमुख पार्टी थी आपकी। तो जब चुनाव हुआ तो चुनाव में ये दोनों बड़ी पार्टी ने अपने प्रतिनिधि खड़े करे। इसी के साथ जो और पार्टी थी, अन्य पार्टी थी, उन्होंने भी अपने प्रतिनिधि खड़े करे। तो जब चुनाव का रिजल्ट आया तो अगर हम परिणाम की बात करें तो हम देखेंगे कि जो हमारा परिणाम निकल के आया,
परिणाम निकल के आया। तो अगर हम बात करें जो आपकी कांग्रेस थी, कांग्रेस को जो सीटें प्राप्त हुई वो कितनी हुई? 208 सीटें प्राप्त हुई। और जो उस समय की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी वो कौन सी थी? हमारी मुस्लिम लीग थी। तो अगर मुस्लिम लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग के कितने मेंबर चुनाव जीते? 73 चुनाव जीते। और इसी के साथ अगर हम अन्य की बात करें उसमें कुछ छोटी छोटी पार्टी थी और कुछ हमारे निर्दलीय भी थे। तो अगर अन्य की बात करें तो अन्य को जो सीटें प्राप्त हुई थी वो कितनी हुई थी? 15 हुई थी। तो बच्चों यहाँ चीज़ों को ध्यान से समझना। और आपसे पूछता है संविधान सभा में कुल मेंबर कितने थे? 389 थे। तो 389 में से कितनी सीटों पर चुनाव हुआ? 296 सीटों पर चुनाव हुआ। कितनी सीटों पर चुनाव नहीं हुआ? तो आपके 93 सीटों पर चुनाव नहीं हुआ। ये आपसी सहमति के आधार पर चुने गए थे। और आपसे पूछेगा कि संविधान सभा की जो 296 सीटों पर चुनाव हुआ था उसमें सामान्य वर्ग के लिए कितनी आरक्षित की गई थी? 213। मुस्लिमों के लिए 79, सिखों के लिए 4। देखिए यहाँ पे सामान्य सीटों या सामान्य वर्ग से मतलब है आपको मुस्लिम सिखों को छोड़ के बाकी आपके जो हिंदू थे, जैन थे, बौद्ध थे, जो पारसी थे वे सभी आपके इसी के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। या सामान्य से मतलब हर कोई चुनाव लड़ सकता था उसमें। या सामान्य से मतलब आपका जो है कास्ट से मतलब नहीं है, अब सभी वर्ग थे इसमें शामिल आपके। और मुस्लिमों और सिखों के लिए ये इतनी सीटें आरक्षित की गई थी। अब जब चुनाव हुआ जुलाई 1946 में। जब चुनाव हुआ तो चुनाव के बाद जो परिणाम निकल के आया, चुनाव के बाद जो रिजल्ट निकल के आया, तो अगर हम रिजल्ट की बात करें तो कांग्रेस को जो सीटें प्राप्त हुई बच्चों वो कितनी हुई? 208 सीटें प्राप्त हुई। मुस्लिम लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई। और अन्य दलों की बात करें तो जो अन्य दल थे, अन्य दलों को जो सीटें प्राप्त हुई बच्चों वो सीटें मिली 15 सीटें प्राप्त हुई। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इससे हम आगे चलते हैं। तो ये चीजें हमारी क्लियर होगी कि संविधान सभा में कितने मेंबर थे, कहां से आए थे, क्या स्थिति थी, कितनी सीटों पर चुनाव हुआ, कितनी सीटों पर चुनाव नहीं हुआ, कितनी सीटों पर आपसी सहमति के आधार पर सदस्य आए थे। ये चीजें हमारी क्लियर होंगी। अब देखिए मेंबर चुन लिए गए, मेंबर का चुनाव हो गया। जो देशी रियासतों के द्वारा आपसी सहमति के आधार पर चुने जाने थे 93 मेंबर, वो भी चुन लिए गए। अब भैया इनका प्रमुख कार्य क्या था? तो इनका प्रमुख कार्य था संविधान का निर्माण करना। संविधान का निर्माण करना। इन्हें निर्माण किस चीज का करना था? संविधान का। दूसरी चीज, ये जो आपके मेंबर चुने गए 296 सीटों पर चुनाव हुआ और जो 93 सीटों पे है वो देशी राजाओं के द्वारा भेजे गए थे। तो ये देश के अलग अलग हिस्सों से थे, देश के अलग अलग हिस्सों से थे। कोई बिहार से था, कोई झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। झारखंड छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये तो आपके नवीनतम प्रदेश है। उस समय जो आपका झारखंड है वो बिहार का हिस्सा रहा था। इसी प्रकार कोई कोलकाता से था, कोई ढाका से था, कोई लाहौर से था, कोई चटगांव से था। ठीक है, कारण ये है, ये बात हो रही है 1946 की, 1946 की बात चल रही है। और 1946 में हमारा देश अविभाजित था, देश का बंटवारा नहीं हुआ था। तो इस वजह से उन क्षेत्रों से भी सदस्य संविधान सभा में चुनकर आए थे। उन क्षेत्रों से भी जो सदस्य हैं वो संविधान सभा में चुनकर आए थे। अब भैया ये जो सदस्य चुन लिए गए, इनका काम क्या था? इनका काम था संविधान का निर्माण करना, संविधान को बनाना। तो जब संविधान का निर्माण करेंगे तो संविधान का निर्माण तो जब ये करेंगे जब ये सारे सदस्य एक ही स्थान पर बैठेंगे। अभी तो देश के क्या है, अलग अलग हिस्सों से आए हैं। तो इन्हें भैया निमंत्रण भेज दिया गया कि भैया इस तारीख को आपको आना है और संविधान से जुड़ी जो कार्रवाई है वो आपकी शुरू होगी। तो अगर हम बात करें तो हमारा होगा संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो हमारा होगा संविधान सभा की प्रथम बैठक। संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक। अगर हम बच्चों संविधान सभा की पहली बैठक की अगर हम बात करें, अगर हम संविधान सभा की पहली बैठक की बात करें बच्चों, तो संविधान सभा की बच्चों याद रखना जो पहली बैठक हुई थी ये हुई थी हमारी 9 दिसंबर 1946 को। तो पहली बैठक कब हुई बच्चों? 9 दिसंबर 1946 को। तो जो पहली बैठक हमारी 9 दिसंबर 1946 को हुई, तो ये जो बैठक हुई थी बच्चों ये कहाँ पे हुई थी?
तो ये हुई थी हमारा काउंसिल चैम्बर। कहाँ पे हुई थी? काउंसिल चैम्बर का पुस्तकालय भवन। 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 और ये कहाँ स्थित है? ये है आपका नई दिल्ली में। नई दिल्ली में स्थित है आपका काउंसिल चैम्बर का पुस्तकालय भवन। अब ये काउंसिल चैम्बर क्या है? जो आज हमारी पुरानी संसद है, जो नई संसद का निर्माण हुआ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत, और जो हमारी पुरानी संसद है जिसे हमने संविधान सदन भी नाम दिया, जो हमारे वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा हाल ही में से संविधान सदन के नाम से संविधान सदन की संज्ञा दी गई, तो उसी को पहले हम काउंसिल चैम्बर के नाम से जानते थे। तो इसी का हॉल था, पुस्तकालय भवन था। वहीं पे संविधान सभा के जो सदस्य थे वो एकत्रित हुए। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ पे हुई? तो वो बैठक हुई काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। अब ये बैठक हुई किस टाइम बच्चों? तो ये बैठक हुई थी आपकी सुबह 11 बजे। बैठक किस टाइम हुई? तो सुबह 11 बजे जो है ये बैठक हुई। तो अगर आप बच्चों आज भी अगर देखोगे, आप मेरे साथ जब संविधान पढ़ोगे, जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम संसद का जिक्र करेंगे। जिससे संविधान पढ़ रखा होगा उसे ये पता होगा कि हमारी जो संसद है वो सुबह 11 बजे शुरू होती है। और संसद का जो पहला घंटा है वो हमारा प्रश्नकाल कहलाता है, क्वेश्चन आवर कहलाता है, 11 से 12। और उसके बाद अगर 12 से 1 की बात करें तो हमारा शून्यकाल कहलाता है, 0 आवर कहलाता है हमारा। ठीक है, तो इसी प्रकार क्योंकि हमारी संसद भी उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है कि जो हमारी संविधान सभा थी, संविधान सभा की जो बैठक हुई थी किस टाइम हुई थी? सुबह 11 बजे हुई थी। तो इस वजह से हमारी जो संसद है आज भी इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रही है, और आज भी संसद की जो बैठकें होती हैं वो सुबह 11 बजे होती हैं आपकी। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से समझिए कि जो पहली बैठक हुई थी उसमें कितने मेंबर आए थे। अब संविधान सभा में जो टोटल मेंबर थे वो कितने थे? 389 थे। 389 मेंबर थे, 389 सदस्य थे। तो आने कितने चाहिए थे? 389 सदस्य आने चाहिए थे, लेकिन 389 सदस्य नहीं आए। कितने सदस्य आए? तो जो हमारी पहली बैठक हुई, पहली बैठक में जो सदस्य आए वो आए भाई 211 सदस्य आए। तो पहली बैठक में जो हमारे सदस्य आए वो कितने आए? 211 सदस्य आए। पहली बैठक में 211 सदस्य आए, 389 में से केवल 211 सदस्य आए। अब 211 सदस्य क्यों आए बच्चों? उसका कारण ये था कि जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की इस पहली बैठक का बहिष्कार कर दिया। मुस्लिम लीग ने कहा कि जो संविधान सभा संविधान का निर्माण कर रही है, ये निर्माण कर रही है भारत के संविधान का, और हमारी मांग किसकी है? हमारी मांग है पाकिस्तान की। जब हमारी मांग पाकिस्तान की है तो हम इस संविधान सभा में नहीं जाएंगे, हम उस संविधान सभा में जाएंगे जो संविधान सभा आपका पाकिस्तान के संविधान का निर्माण करेगी। तो इस वजह से आपका जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया। जब मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया तो समझो देशी रियासत थी, जो देशी रियासत से आने वाले सदस्य थे, तो बहुत सारी देशी रियासतों ने भी इसका बहिष्कार कर दिया। ये कहा कि हम भी अपने आप को क्या रखेंगे? स्वतंत्र रखेंगे। इस वजह से हम भी अपने सदस्यों को संविधान सभा में नहीं भेजेंगे। तो जो पहली बैठक हुई उसमें कुल मिला के कितने सदस्य आए? 211 सदस्य आए। कितने सदस्य आए? 211 सदस्य आए। इसी के साथ हम बात करें, अब जब ये पहली बैठक हुई तो मेंबर कितने आए? 211 सदस्य आए। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया, इसी के साथ देशी रियासतों ने भी बहिष्कार कर दिया। तो अगर देखा जाए एक बड़े वर्ग के द्वारा संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया गया। उस समय ब्रिटेन में विपक्ष के नेता थे जिनका नाम था विंस्टन चर्चिल। इनका नाम था विंस्टन चर्चिल। तो विंस्टन चर्चिल ने कहा कि हम ऐसी संविधान सभा को मान्यता नहीं देंगे, हम ऐसी संविधान सभा को नहीं मानेंगे। उस समय प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली, उन्हें भी कहा गया कि भाई आप ऐसी संविधान सभा को मान्यता ही क्यों दे रहे, जिसमें देश का एक बड़ा वर्ग क्या है? अनुपस्थित है, अब्सेंट है। और इसी चीज को देखते हुए विंस्टन चर्चिल ने कथन कहा था। विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि संविधान सभा एक ऐसी बारात है जिसकी दुल्हन गायब है। तो अगर आपसे एक पूछ ले कि ये जो कथन है ये किसका कथन है, तो ये कथन होगा विंस्टन चर्चिल का। तो भैया जो विंस्टन चर्चिल है, तो विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था, मैं यहाँ पे आपका लिख रहा हूँ। जो आपका विंस्टन चर्चिल है,
विंस्टन चर्चिल जो है, विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि संविधान सभा एक ऐसी बारात है, संविधान सभा एक ऐसी बारात है, संविधान सभा एक ऐसी बारात है जिसकी दुल्हन गायब है, जिसकी दुल्हन गायब है, जिसकी दुल्हन गायब है। संविधान सभा एक ऐसी बारात है जिसकी दुल्हन गायब है। ये कथन किसका है? तो भैया ये कथन है विंस्टन चर्चिल का। ठीक है, अब ये पहली बैठक हुई। जब ये पहली बैठक हुई तो इस पहली बैठक में जो पहले वक्ता थे जिन्होंने मंच को संभालने का काम किया और संविधान सभा को दिशा निर्देश देने का काम किया, तो अगर आपसे पूछता है कि संविधान सभा में जो पहले वक्ता थे, तो पहले वक्ता कौन थे बच्चों? तो वे थे हमारे आचार्य जे.बी. कृपलानी, आचार्य जे.बी. कृपलानी। तो संविधान सभा में हमारे पहले वक्ता कौन थे? तो आचार्य जे.बी. कृपलानी थे। अब ये बैठक चल रही थी, जो सदस्य आए थे उनका परिचय हो रहा था कि भाई कौन सा सदस्य किस क्षेत्र से चुन के आया, कौन बंगाल से आया है, कौन बिहार से आया है, कौन यूपी से आया है, कौन मद्रास से आया है, कौन मैसूर से आया। तो उन सदस्यों का आपस में परिचय हुआ। उसके बाद तय ये हुआ कि अगर हमें संविधान का निर्माण करना है तो भाई कोई ना कोई हमारा क्या होना चाहिए? अध्यक्ष भी होना चाहिए। कोई ना कोई क्या होना चाहिए? अध्यक्ष भी होना चाहिए। तो अध्यक्ष के लिए कहा गया, अध्यक्ष के लिए ऐसे व्यक्ति को चुना जाना चाहिए जो सभी में स्वीकार्य हो, यानी कि जिसकी बात सभी मानते हो, जिसका सम्मान सभी करते हो। तो संविधान सभा इस निष्कर्ष पर पहुंची कि संविधान सभा के अध्यक्ष के योग्य जो व्यक्ति है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार से आए थे आपके संविधान सभा में। लेकिन बात ये हुई कि राजेंद्र प्रसाद तो अध्यक्ष हम चुन लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो 211 मेंबर आए थे संविधान सभा में, इन सभी मेंबरों में एक व्यक्ति थे, इन सभी व्यक्तियों में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये संविधान सभा के जितने भी मेंबर थे, जितने भी सदस्य थे, ये सभी सदस्यों में सबसे बुजुर्ग थे। तो इनका सम्मान करने के लिए इन्हें एक दिन के लिए संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया गया। और ये जो अवधारणा ली गई है ये फ्रांस से ली गई है। जब फ्रांस के संविधान का निर्माण हुआ था तो वहां पर भी इस चीज को फॉलो किया गया था। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का सम्मान करने के लिए उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया। और वो कैसे अध्यक्ष थे बच्चों? वो अध्यक्ष थे आपके अस्थायी अध्यक्ष थे, टेम्परेरी अध्यक्ष थे। तो अगर हम बात करें संविधान सभा के आपके जो अस्थायी अध्यक्ष थे, संविधान सभा के जो आपके बच्चों अस्थायी अध्यक्ष थे, संविधान सभा के बच्चों अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। तो जो बच्चों जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। क्योंकि ये सबसे वयोवृद्ध थे, बुजुर्ग थे, तो इनका सम्मान करने के लिए इन्हें संविधान सभा का बना दिया गया अध्यक्ष। ठीक है, इसी के साथ बच्चों ये बात याद रखना, अगर कभी आपसे पूछ ले कि संविधान सभा की मुहूर्त बैठक या पूछ ले संविधान सभा की शुभारंभ बैठक, संविधान सभा की मुहूर्त बैठक, ये संविधान सभा की शुभारंभ बैठक की अध्यक्षता किसने करी? तो कौन होंगे? सच्चिदानंद सिन्हा होंगे। क्योंकि इसी दिन तो संविधान सभा की क्या हो रही है? मुहूर्त हो रहा है, संविधान सभा का शुभारंभ हो रहा है। तो अगर बूझ ले, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस से पूछा गया कि संविधान सभा की मुहूर्त बैठक या संविधान सभा की शुभारंभ बैठक की अध्यक्षता किसने करी? तो वो कौन थे? आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसी के साथ अगर बच्चों हम बात करें पहली बैठक में क्या हुआ कि आपके बंगाल से एक व्यक्ति चुन के आए थे संविधान सभा के लिए, इनका नाम था प्रसन्नदेव रैकुट, प्रसन्नदेव रैकुट। संविधान सभा के प्रारंभ होने से पहले कुछ दिन पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। जब उनकी मृत्यु होगी तो उन्हें आपका श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करी गई थी। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक थी उसमें प्रसन्नदेव रैकुट जो है उन्हें श्रद्धांजलि दी गई थी।
तो अगर आपसे पूछ ले कि संविधान सभा की जो पहली बैठक थी, तो संविधान सभा की पहली बैठक में किसे श्रद्धांजलि दी गई थी, तो वो थे आपके प्रसन्नदेव रैकुट। मैं लिख रहा हूँ बच्चों, जो उनका नाम था वो था प्रसन्नदेव रैकुट। प्रसन्नदेव रैकुट जो था, इन्हें आपका श्रद्धांजलि अर्पित की गई, या आप कह सकते हैं आपका एक प्रकार से शोक प्रकट किया गया इनकी मृत्यु पे। प्रसन्नदेव रैकुट की मृत्यु पे जो है वो आपका जो है श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसी के साथ संविधान सभा की बच्चों जो पहली बैठक थी, वो पहली बैठक होगी आपकी समाप्त। पहली बैठक में ये सभी कार्य हुए। तो याद रखना बच्चों, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ हुई? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कहाँ? काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। किस टाइम हुई? सुबह 11 बजे। कितने मेंबर आए? 211 मेंबर आए। मुस्लिम लीग ने क्या किया? बहिष्कार कर दिया। इसी के साथ कई सारी देशी रियासतों ने भी क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया। जिस कारण जो विंस्टन चर्चिल था उसने कहा कि संविधान सभा एक ऐसी बारात है जिसकी दुल्हन क्या होगी? गायब होगी। तो पहली बैठक में जो पहले वक्ता बने थे वो कौन थे? आचार्य जे.बी. कृपलानी थे। अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। कैसे अध्यक्ष थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। कैसे अध्यक्ष थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। और पहली बैठक में ही बंगाल से चुनकर आए थे प्रसन्नदेव रैकुट, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई, क्योंकि संविधान सभा के कुछ दिन पहले ही, कुछ दिन पूर्व ही उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी बच्चों। तो अब बच्चों चलते हैं हम अपनी दूसरी बैठक पे। तो इन चीजों को आप ध्यानपूर्वक समझोगे। देखिए, आपको ये चीजें समझनी है और इन चीजों को आपको कंठस्थ करना है। इन चीजों को कंठस्थ करना है। हर चीज आपके कम से कम याद होनी चाहिए। ये आपके यूपी पुलिस, यूपीएसआई, ये आपके जितने भी वनडे एग्जाम है, जितने वनडे एग्जाम है आपके, और जहां पे भी भारतीय संविधान आता है, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है बच्चों। तो अगर अब हम बात करें संविधान सभा की दूसरी बैठक की, अगर हम बात करें संविधान सभा की दूसरी बैठक, तो बच्चों संविधान सभा की जो दूसरी बैठक थी, संविधान सभा की बच्चों जो दूसरी बैठक थी, ये हुई आपकी 11 दिसंबर 1946 को। बच्चों संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई, ये हुई 11 दिसंबर 1946 को। अब बच्चों याद रखना, जहां पहली बैठक हुई थी वहीं दूसरी बैठक हुई, जहां दूसरी बैठक हुई वहीं तीसरी बैठक हुई। वही सेम नई दिल्ली में कहा काउंसिल चैम्बर का पुस्तकालय भवन, और टाइमिंग क्या था? वही सुबह 11 बजे। सारी बैठक की टाइमिंग वही थी, स्थान वही था, वही सेम टाइम सेम स्थान। ठीक है। अब बच्चों हमने बताया था कि जो पहली बैठक हुई थी, पहली बैठक में कितने मेंबर आए थे? 211। अब आपके मन में सवाल उठ सकता है कि सर दूसरी बैठक में कितने आए? तो भैया दूसरी बैठक के मेंबर कभी नहीं पूछने का आपसे, ना तीसरे के पूछने का, ना चौथी के पूछने का, ना पांचवी के पूछने का। क्यों नहीं पूछने का? उसका कारण ये है आपसे हमेशा जो क्वेश्चन पूछेगा वो ये तो पहली बैठक से पूछेगा या लास्ट की बैठक से पूछेगा। ये तो पूछेगा कि पहली बैठक में कितने सदस्य आए या आखिरी बैठक में कितने सदस्य आए। रोज बैठकें चलेगी, रोज सदस्य घटेंगे, रोज सदस्य बढ़ेंगे। जैसे आप आज क्लास को देख रहे हो, तो महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि जिस दिन हमने क्लास स्टार्ट की उस दिन कितने बच्चों ने देखी, और जिस दिन हमने क्लास खत्म की, सिलेबस खत्म किया, उस दिन कितने बच्चों ने देखी। रोज बच्चे कम भी होंगे, रोज बच्चे क्या होंगे? ज्यादा भी होंगे। रोज बच्चे कम भी होंगे और रोज बच्चे क्या होंगे? ज्यादा भी होंगे। ठीक है, इस चीज को आप जो है ध्यान रखना, इस चीज को ध्यान रखना। तो यहाँ पे कभी भी ये नहीं पूछने का कि जो दूसरी बैठक थी, सेकंड मीटिंग थी, उसमें कितने सदस्य आए थे। अब हम बात करते हैं दूसरी बैठक की, कि दूसरी बैठक में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, क्या स्थिति थी, क्या चीजें थी। अब हम दूसरी बैठक को देखते हैं। हमें पता लग गया कि पहली बैठक में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उन पे आम सहमति बन गई थी, लेकिन जो अध्यक्ष बनाया गया था वो किसे बनाया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और कैसा अध्यक्ष था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो थे हमारे अस्थायी अध्यक्ष, वो थे हमारे टेम्परेरी प्रेसिडेंट। अस्थायी अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो अब हम बात करते हैं दूसरी बैठक की। तो हमारी जो दूसरी बैठक हुई वो हुई 11 दिसंबर 1946 को। तो जो ये दूसरी बैठक हुई, इस बैठक में हमारा क्या हुआ कि जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे उन्हें हटा दिया गया, उनके स्थान पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो याद रखना बच्चों, जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया स्थायी अध्यक्ष।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया बच्चों, संविधान सभा का हमारा स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। अब भैया बात ये आई कि मान लीजिए किसी दिन अध्यक्ष नहीं आया, तो ऐसी परिस्थिति में संविधान सभा की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ये कहा कि भैया हम क्या बना लेंगे, उपाध्यक्ष बना लेंगे। तो उसके बाद उपाध्यक्ष के लिए एक व्यक्ति का चुनाव हुआ जिसका नाम था बच्चों H.C. मुखर्जी, H.C. मुखर्जी। इसे बनाया गया बच्चों संविधान सभा का उपाध्यक्ष। एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया संविधान सभा का बच्चों उपाध्यक्ष बना दिया। अब बात यह आई कि मान लीजिए किसी दिन अध्यक्ष भी नहीं आया, उपाध्यक्ष भी नहीं आया, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? तो कह रहे कि उसके लिए हम बनाएंगे द्वितीय उपाध्यक्ष। तो आपका एक व्यक्ति था जिसका नाम था वी.टी. कृष्णमाचारी, साउथ इंडिया से थे वी.टी. कृष्णमाचारी। तो वी.टी. कृष्णमाचारी को बना दिया गया द्वितीय उपाध्यक्ष, वी.टी. कृष्णमाचारी को बना दिया गया बच्चों द्वितीय उपाध्यक्ष, वी.टी. कृष्णमाचारी को बना दिया गया बच्चों द्वितीय उपाध्यक्ष। इसी के साथ अगर बात करें तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था B.N. राव, बेनिगल नरसिंह राव बच्चों, और इन्हें बना दिया गया संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बना दिया गया। इन्हें बना दिया गया बच्चों संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार। दूसरी चीज बच्चों ये याद रखना, अगर हम बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, H.C. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णमाचारी हो, ये संविधान सभा के सदस्य थे, संविधान सभा के मेंबर थे। लेकिन अगर हम B.N. राव की बात करें तो हमारे जो B.N. राव थे ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, इन्हें बाहर से लाया गया था। तो ये बात याद रखना अगर पूछ ले कि क्या B.N. राव संविधान सभा के मेंबर थे? नहीं थे। इनकी सेवाएं ली गई है संविधान सभा में, इनकी सेवा ली है संविधान सभा ने, क्योंकि ये कानून के बहुत बड़े जानकार थे। आपके B.N. राव जो थे, बेनिगल नरसिंह राव थे, ये कानून के जानकार थे। अगर हम बात करें जो भारतीय संविधान का पहला प्रारूप तैयार हुआ था, जो भारतीय संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार हुआ था, वो खुद B.N. राव ने तैयार किया था। ठीक है बच्चों, इसी के साथ अगर हम बात करें तो संविधान सभा की दूसरी बैठक में क्या हुआ? एक व्यक्ति थे जिनका नाम था H.V.R. अयंगर, H.V.R. अयंगर, H.V.R. अयंगर जो थे, इन्हें चुना गया था संविधान सभा का सचिव, संविधान सभा का सचिव। तो ये थे आपके सेक्रेटरी, ये थे आपके सचिव संविधान सभा के। और ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में दिल्ली पुलिस से पूछा गया था कि संविधान सभा के सचिव कौन थे? तो H.V.R. अयंगर थे बच्चों। तो संविधान सभा की दूसरी बैठक में यही चीजें हुई, अध्यक्ष को हटाया और अध्यक्ष को बनाया गया। तो याद रखना संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा। ये बच्चों कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछे कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, वहां पे ना स्थायी दिया ना अस्थायी दिया, और राजेंद्र प्रसाद भी दे दिया और H.C. मुखर्जी भी दे दिया। तो इसका मतलब बच्चों वो बात कर रहा है स्थायी का। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो याद रखना दूसरी बैठक में राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया, H.C. मुखर्जी उपाध्यक्ष, वी.टी. कृष्णमाचारी द्वितीय उपाध्यक्ष, वी.टी. कृष्णमाचारी, इसे यहाँ ठीक कर लेंगे, वी.टी. कृष्णमाचारी ये था और छूट गया था, वी.टी. कृष्णमाचारी ये था द्वितीय उपाध्यक्ष। B.N. राव संवैधानिक सलाहकार था और H.V.R. अयंगर जो था ये संविधान सभा का सचिव था। इसके अलावा संविधान सभा में कोई खास कार्य नहीं हुआ और संविधान सभा इसी के साथ जो है उस सेशन की जो है सत्र की जो है एंडिंग कर देगी। अब संविधान सभा की जो तीसरी बैठक थी, साथ ही तीसरी बैठक की घोषणा कर दी गई। अब संविधान सभा की जो बच्चों तीसरी बैठक हुई, तो जो तीसरी बैठक हुई बच्चों वो हुई हमारी 13 दिसंबर 1946 को। तो याद रखना संविधान सभा की बच्चों जो तीसरी बैठक हुई, संविधान सभा की बच्चों जो तीसरी बैठक हुई वो हुई हमारी 13 दिसंबर 1946 को। पहली कब हुई थी प्यारे बच्चों? 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। और तीसरी बैठक हमारी कब हो रही है? 13 दिसंबर 1946 को। ये हमारी तीसरी बैठक हो रही है संविधान सभा की। अगर सही मायनों में देखा जाए तो जो संविधान से जुड़े हुए जो कामकाज थे उनकी शुरुआत यहीं से हुई। इस तीसरी बैठक से ही संविधान सभा के कामकाज की शुरुआत हुई। अब अगर हम इस तीसरी बैठक की बात करें 13 दिसंबर 1946 को, तो इस बैठक में बच्चों क्या हुआ? जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो हमारे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया और उस प्रस्ताव का नाम था बच्चों उद्देश्य प्रस्ताव। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा
पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक प्रपोजल लाए, प्रस्ताव लाए, और उस प्रस्ताव का नाम बच्चों क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव था। बच्चों उस प्रस्ताव का नाम क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव। अब समझ लो उद्देश्य प्रस्ताव क्या है। हम जब भी किसी काम को शुरू करते हैं तो सबसे पहले बच्चों उसका क्या स्पष्ट करते हैं? उद्देश्य स्पष्ट करते हैं। अब हम संविधान बनाने जा रहे हैं तो संविधान बनाने का कुछ तो स्पष्ट उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। तो अगर हम संविधान बनाने के उद्देश्य की बात करें तो ये उद्देश्य लिखा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो आपने पढ़ा होगा प्रस्तावना, प्रेम्बल, उद्देशिका। तो यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में चल के हमारे संविधान की प्रस्तावना बन गई, जो इस प्रकार है। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता प्राप्त करने के लिए। तो ये हमारा प्रस्तावना है, आपने पढ़ी होगी। तो ये प्रस्तावना बनी किससे? उद्देश्य प्रस्ताव से। शुरुआत में क्या आया? हमारा उद्देश्य प्रस्ताव आया। तो इसमें हमारे संविधान को बनाने का स्पष्ट उद्देश्य बताया गया है कि क्या है। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को रख दिया गया संविधान सभा में तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 1946 को। अब इस पे विचार विमर्श हुआ। अब आप अगर बच्चों एक चीज देखोगे कि संविधान सभा में टोटल मेंबर 389 थे। इसमें कांग्रेस के मेंबर कितने थे? 208 मेंबर थे। बहुमत कांग्रेस के पास था। एक आपका विद्वान है ऑस्टिन, उसने ये बात भी कही थी कि संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है। कांग्रेस जैसा संविधान चाहे बना सकती थी, बहुमत उसके पास था। लेकिन उसके बावजूद भी जब संविधान सभा की शुरुआत की गई तो ये बात तय हुई कि संविधान सभा में हम जो भी चीज़ लाएंगे, जिस भी चीज़ को हम संविधान सभा में ऐड करेंगे, वो आपसी सहमति के आधार पर होगी। यानी संविधान सभा में जितने मेंबर थे उन सभी को संतुष्ट करने की कोशिश की जाएगी। उन सभी मेंबर को संतुष्ट करने की कोशिश की जाएगी और कोशिश ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मेंबर है वो उससे सहमत हो, उनके विचारों को सुना जाएगा। तो जब 13 दिसंबर 1946 को लाया गया तो उस पर काफ़ी लंबा विचार विमर्श चला। उस काफ़ी लंबे विचार विमर्श के बाद इस आपकी जो उद्देश्य प्रस्ताव था, इस उद्देश्य प्रस्ताव को बच्चों 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने आपका इस उद्देश्य प्रस्ताव को बच्चों क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। इसे स्वीकार कर लिया और यही फिर भविष्य में जाके बच्चों जो उद्देश्य प्रस्ताव था यह आपकी प्रस्तावना बन गई। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछ ले कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लिखा गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसने लिखी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई। तो ये हमारी तीसरी बैठक थी। तो अगर बच्चों हम बात करें, आज हमने अगर देखें तो क्या क्या चीज़ें पढ़ी। हमने देखा संविधान सभा के जो 389 सदस्य थे उनका वो संविधान सभा में आए किस प्रकार। हमने कहा 296 का निर्वाचन हुआ और 93 देशी रियासतों द्वारा आपसी सहमति के आधार भेजे गए। हमने कहा चुनाव कब हुआ? तो जुलाई 1946 में उनका चुनाव हुआ। जुलाई 1946 में चुनाव कैसा था? अप्रत्यक्ष था, इनडायरेक्ट चुनाव था बच्चों। हमने कहा सीटें आरक्षित हुई। सामान्य के लिए कितनी? 213। मुस्लिमों के लिए कितनी? 79। सिखों के लिए कितनी? 4। और जब चुनाव का रिजल्ट आया तो आपका क्या मिला? कांग्रेस को कितनी सीट प्राप्त हुई? 208। मुस्लिम लीग को 73। अदर को 15 सीटें प्राप्त हुई। अपनी इस कमजोर स्थिति को देखते ही कि मुस्लिम लीग को केवल 73 सीटें प्राप्त हुई, इस स्थिति को देखते हुए मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का क्या कर दिया बच्चों? बहिष्कार कर दिया। संविधान सभा का बच्चों क्या कर दिया? मुस्लिम लीग के द्वारा बहिष्कार कर दिया गया। उसके बाद हमने पहली बैठक पढ़ी कि पहली बैठक में क्या क्या चीज़ें हुई, दूसरी बैठक पढ़ी और उसी के साथ हमने तीसरी बैठक पढ़ी। तो आज बच्चों इतनी ही चीज़ों को पढ़ेंगे, चीज़ों को धीरे धीरे लेके चलेंगे और आपका जब तक यूपी पुलिस का एग्जाम होगा या यूपीएसआई का होगा तब तक मैं आपका पूरा जो संविधान है वो आपका क्लियर करा दूंगा अच्छी तरीके से। बस आपको बस इतना करना होगा कि क्रमवार तरीके से क्लासों को देखना होगा। जब हम आपको पीडीएफ देंगे, जब हम आपको नोट्स देंगे, आपको उन्हें पढ़ना होगा। ठीक है, तो नोट्स के लिए मैंने पहले ही आपको बता दिया कि आप टेलीग्राम चैनल पे टेलीग्राम में जाएंगे और सर्च करेंगे वहाँ पे तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट शामली के नाम से। आप उस चैनल को ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने के बाद आपको जीएस की जो पीडीएफ है वो क्रमवार तरीके से आपको वहीं पर प्राप्त होगी। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बच्चों इतना ही। जय हिंद।